स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन यापन में अपनाई गई व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवन यापन में अपनाई गई व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं या अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके प्रकार के बारे में तो सबको पता है कि हमारे भारत में अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार। पहला पूंजीवादी। पूंजीवादी उसे कहते हैं ना, माने हमारे भारत में अगर कोई संसाधन है, अगर मान लीजिए बस चल रहा है, स्कूल चल रहा है, चाहे जो कुछ भी चल रहा है, अगर वो प्राइवेट आदमी का है यानी निजी आदमी का है, जैसे हम अपना कोचिंग पढ़ाते हैं तो हमारा कोचिंग सरकारी है कि हम उस पर हम लोग का अधिकार है, हम लोग का निजी व्यक्ति का अधिकार है, तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी। भारत में पूंजीवादी भी है, लेकिन ठीक है, भारत में पूंजीवादी, लेकिन सबसे अधिक पूंजीवादी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा, ब्रिटेन में मिलेगा, जापान में मिलेगा। आपको अमेरिका दिया रहता है, अमेरिका और ब्रिटेन, तो यही दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, मार दीजिएगा। आपको ये भैया नहीं समझे, ऐसे समझिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब प्राइवेट हो, जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल है, अपना स्कूल है, तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अगला आता है समाजवादी। तो समाजवादी में वैसा अर्थव्यवस्था जिसके साधनों पर सरकार का अधिकार हो। सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल बताइए किस में आएगा? समाजवादी में आएगा। तो चीन में जाइएगा ना, चीन में तो सब कुछ समाजवादी है, सब कुछ सरकार का होता है, वहाँ पर प्राइवेट कोई चीज़ नहीं है। आप कहिएगा भैया हमारे देश में तो दोनों है, प्राइवेट भी है यानी पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, तो हम लोग तो दोनों में आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग तीसरा में आते हैं जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का संरचना देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के 3 संरचना। सबसे पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। आप सबको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं प से प्राथमिक, प से प्राकृतिक। जो प्राकृतिक चीज़ है, जो कि हमारे वश का है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? खेती करना। अब जरा बताइए, खेती हमारे वश में है? कब बारिश होगा, कब बारिश नहीं होगा, भगवान के वश में है। तो आप ऐसे समझिए ना, प्राथमिक क्षेत्र में उस क्षेत्र को कहेंगे जो हमारे वश का नहीं है। मछली पालना हमारा वश का है, मछलियाँ कब मर जाएगी हमारा हाथ में है। मत्स्य पालन वही मछली पालन हो गया। मधुमक्खी पालन हमारा बस में है। मधुमक्खी कब आके हमारा को बकोट लेगी, हमारा मुँहवा नोच लेगी, हमारा बस में है। तो जो हमारा बस का नहीं है उसको बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें उद्योग धंधा आता है, कंपनी आती है। जैसे बताइए हम आटा का सॉरी हम गेहूं का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। आज पता ना क्या हो रहा है, आज हम जैसे हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन एक बात बताइए, उस गेहूं को हम कहाँ ले जाएंगे? मिल में ले जाएंगे यानी कंपनी में ले जाएंगे, तो वो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में, औद्योगिक धंधा। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, सेवा देना। जैसे मोबाइल का अगर हम मान लीजिए दुकान खोल लिए तो हम सेवा दे रहे हैं। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, सेवा दे रहे हैं। साइकिल में हवा भरते हैं मुंह से, तो हम सेवा दे रहे हैं। वैसे साइकिल मुँह से न भराता है जी। और स्कूल चलाते हैं तो सेवा दे रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। एक लाइन में समझिए, प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा वश का नहीं है, खेती हमारा वश का नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। इसमें क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण और विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र में सेवा दिया जाता है। बैंक क्या करता है? आपको सेवा ही तो दे रहा है। हम आपको कोचिंग पढ़ाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो दे रहे हैं। तो हम लोग किस क्षेत्र में आ जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पर एक शब्द देखिएगा, उपनिवेश। आप कहिएगा उपनिवेश तो बाद में समझेंगे, लेकिन तुम इतना तेज क्यों बोल रहे हैं मास्टर? तो इतना तेज तो बोलबे करेंगे क्योंकि रिवाइज जो करा रहे हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो आपका MBO खत्म हो जाएगा। ठीक है, उपनिवेश किसे कहा जाता है बाबू? जब कोई बड़ा और शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देश पर अपना अधिकार बना लेता है, उसको हड़प लेता है। याद कीजिए, अंग्रेजवा हमको हड़प लिया था कितना साल तक? 200 साल तक। तो अंग्रेजवा जो है हमको क्या बना दिया था? उपनिवेश बना दिया था। उपनिवेश का मतलब जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है, उसे उपनिवेश कहते हैं। क्वेश्चन दे देगा, भारत कितने साल तक उपनिवेश रहा? लगभग 200 साल तक। हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ था। समझ रहे हैं ना? छोटा सब कुछ एजा से लेकर चला गया। भारत हमारे पास कुछ ना छोड़ा, फिर भी हमारा देश देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम लोग चंद्रयान 3 चांद पर उतार दिए। समझ रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान वाला तो अभी भी चंदे मांग रहा है छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है समावेशी विकास। समावेशी विकास किसे कहते हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। विकास की वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का विकास किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने क्लास में भेदभाव करते हैं, लड़का लड़की को पीटने में लड़का को भी डांटते हैं, लड़की को भी डांटते हैं। तो हमारा विकास कैसा विकास है, समावेशी विकास, वैसा विकास जिसमें किसी भी वर्गों के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको समान विकास, सबका विकास समान तरह से किया जाए। समझ रहे हैं ना, वैसे हमारे भारत में नहीं होता है। देखिएगा ना, बेचारा जो गरीब लोग होते हैं बेचारे कितना मेहनत करते हैं, उन लोग के साथ ना इंसाफ़ी करता है लोग, और जो पैसा वाला लोग होते हैं उन लोग पैसा देकर अपना काम करा लेता है, जो कि सरासर गलत है। एक और है सतत विकास। बाबू यहाँ पर मत, इसको मत देखिएगा, ये हमको परिभाषा एकदम पसंद नहीं आया। सतत विकास उस विकास को कहते हैं, यानी ऐसा विकास किया जाए ताकि हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ऐसा विकास, विकास की वह प्रक्रिया जो हमारे भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए किया जाए, उसे हम सतत विकास कहते हैं। देखते नहीं है कोयला, हम कोयला सारा यूज कर जाएंगे तो हमारा लड़का आएगा बकलोलवा, वो बोलेगा पापा कोयला कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, हवा को हम लोग दूषित कर रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी तो हमको, मेरा कपारे नोच लेगी, हमको हमारा मुँह नोच लेगी, सब नोच लेगा, सब सॉरी नोच लेगी ना, नोच लेगा। ठीक है, तो सतत विकास कैसा विकास है, वैसा विकास जो अपनी भावी पीढ़ी को देखते हुए किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, सतत विकास। थोड़ा तेज बोल रहे हैं, हमको बताइएगा, हम ज़्यादा तेज बोल रहे हैं क्या। एक सबसे वीवीआई चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक को हम बोलते हैं HDI। HDI एक तरह से स्केल है, जैसे पीएच स्केल था ना, उसी तरह यह स्केल है। ये किसी भी देश को बताता है कि कौन सा देश आगे है और कौन सा देश पीछे है विकास के मामले में। आप कहिएगा भैया किसी भी देश में ये क्या देखकर बताता है, तो दो चीज़ देखता है। सबसे पहले देखता है शिक्षा, अगर किसी देश में शिक्षा है तो उस देश का विकास है, अगर किसी देश का स्वास्थ्य बढ़िया है तो उस देश का विकास है। ठीक है, आप कहिएगा भैया ये कौन बकलोलवा था जो HDI यानी मानव विकास दिया, उसका नाम था, पाकिस्तान का था, उसका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक, याद रखिएगा HDI। और HDI एक चीज़ और हम आपको बताते, इसमें नहीं लिखा गया है, HDI को जारी कौन करता है, UNDP राष्ट्रीय विकास परिषद जारी करता है, UNDP। आप कहिएगा नहीं समझे तो हम ना समझे, सिंपल सा समझिए, मानव विकास को कौन बताता है, HDI, और HDI को जारी कौन करता है, UNDP। ठीक है, सबसे अधिक जानते हैं HDI किसका है, नॉर्वे का, यानी सबसे ज़्यादा विकास किसका है, नॉर्वे का, नंबर 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीमारू राज्य, बीमार का मतलब एकदम जो बीमार रहता है, देखने ही में लगता है रे 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 ये तो टपकने वाला है, तो बीमारू राज्य बी से बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए मानव विकास सूचकांक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे देश में उपस्थित वह सारी वस्तु और सारे सेवाएं जो हमारे विकास में काम आते हैं, उससे हम आधारिक संरचना कहते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब चीज़, लोटा, चम्मच, बाल्टी, सब कुछ क्या है, आधारिक संरचना। सिंपल सा समझिए ना, जो हमारे काम में आए, हमारे विकास के काम में आए, सब क्या है, आधारित संरचना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। सबको पता है, कहिएगा बिहार का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। आपको पता है उत्तर प्रदेश के बाद हम ही आते हैं, हम ही लोग आते हैं बिहार। और कृषि पर निर्भरता, हमारे देश के सभी लोग देखिएगा खेती करता है, और खेतवा थोड़े बढ़ता है हर साल, तो भाई खेतवा तो उतने रहेगा, जनसंख्या बढ़ते जाता है। तीसरा, बाढ़ और सूखा की स्थिति, आधारित संरचना का अभाव, हमारे यहाँ कोई कंपनी ही ना है, कुशल, माने यही सब है, खराब विधि व्यवस्था, गरीबी, जो आपको मन में आए लिख दीजिएगा हमारे हिसाब से। तो बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या लिखिएगा, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा बाढ़, तीसरा सूखा, चौथा आधारित संरचना का अभाव, हमारे यहाँ कुछ कंपनियाँ ना है। बाबू जब कंपनियाँ ना रहेगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। हम लोग पता है कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। बताइए ना, हमारे बिहार का सब बेचारा बाहर जाता है कमाने के लिए, क्या बचेगा, 10,000 रुपया मिलता है हमको, हम लोग को गरीब की तरह खटाता है सब दूसरे देश में,
सॉरी दूसरे राज्य में। तो बिहार का पिछड़ेपन का ये कारण है। और उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये बिहार में सब इतना लड़का सब कर लेता है, हम दो हमारे 64 को करता है और तब तक करता है एकदम बोलता है भगवान का आशीर्वाद है। ये गलत बात है। हम दो हमारे दो, ये आप लोग बताइए, ये सब शर्माना नहीं चाहिए। कृषि का तेजी से विकास, कृषि भी करिए, खेती करिए तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिए कैसे किया जाए ताकि खेती में अधिक अनाज उत्पादन किया जा सके। बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण करिए, आधारित संरचना का विकास कीजिए, गरीबी को दूर कीजिए। तो आप कहिएगा भैया ये भी रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। आप आंख बंद करिए, पहले तो आपको कारण समझ में आएगा। क्या कारण है? सूखा, जनसंख्या का बढ़ना, बाढ़, आधारित संरचना का अभाव, गरीबी, और उसको कैसे दूर किया जाए। तो जो ऊपर वाला चीज़ है उसी को अच्छा कर दीजिए, अपने से व्यवस्था सुधर जाएगा। तो ये था पहला चैप्टर। उम्मीद है कि थोड़ा सा हम फास्ट बोले हैं लेकिन आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।